Hello everyone, welcome again to Ankit Chaudhary Education, and today I am bringing you the another question of SL Arora from the chapter solids, right? So this is question number 2 and this is question number 2 and we are dealing with that. What question says, explain explanation of elastic property of a material in terms of interatomic forces. यानी कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है इंटर एटॉमिक फोर्सेस को नजर रखते हुए. अब ये क्या है, कैसे करेंगे, सब समझाऊंगा आपको. आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पे. तो देखिए, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्सेस की बात करने वाले हैं हम. सपोज यार यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड है, मान लीजिए एक सॉलिड है मेरे पास. अब सॉलिड के इस पोजीशन पे बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे, एटम्स होंगे, राइट. ठीक है, देखो अब एटम्स की जब बात की जाती है तो एटम एक दूसरे पे फोर्स लगाता है. या तो फोर्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फोर्स चाहे तो रिपल्सिव भी हो सकता है. अब कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, कितना अट्रैक्टिव कितना रिपल्सिव, यही सारी चीज़ें हम समझेंगे. क्योंकि अगर एक बात बताओ, अगर अट्रैक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया सॉलिड होगा. तो अट्रैक्टिव का खास ध्यान रखना है. अट्रैक्टिव कब बढ़ता है, कब घटता है, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा. देखो, elastic behavior in terms of intermolecular interatomic forces. The atom in a solid are held together by interatomic forces. यार ये एटम जो है ये किस फोर्स से हेल्ड है, ये फोर्स है इंटरएटॉमिक फोर्सेज, राइट. इंटरएटॉमिक फोर्सेज, IAF लिख देता हूँ, ये इंडियन एयरफोर्स नहीं है, ठीक है, इंटरएटॉमिक फोर्सेज है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द एटम्स आर इन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरएटॉमिक फोर्सेज. द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U and interatomic forces F with interatomic separations are shown in figure this. इस फिगर में आपको ये दिखा रखा है कि किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी वैरी करती है जब कभी भी आप डिस्टेंसेस को बढ़ा या घटा देते हो. समझो इस बात को, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. एक बात बताओ, ये एटम यहाँ और ये एटम यहाँ पे, इन एटम्स की अपनी क्या होंगी, पोटेंशियल एनर्जी होंगी. तो इन एटम्स की होंगी पोटेंशियल एनर्जी, राइट. पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, मीन पोजीशन की वजह से होता है. पोटेंशियल एनर्जी होता है मीन पोजीशन की वजह से. तो ये अपने इस मीन पोजीशन पे, इस ए पॉइंट पे और ये इस बी पॉइंट पे, राइट. तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये ए पॉइंट पे है और ये बी पॉइंट पे है. अब मुझे एक बात बताना, इसको मैं यार यहाँ से खिसका के कहीं और ले जाऊँ, आगे की ओर ले जाऊँ, या इसको, इस वाले को यहाँ से खिसका के इस वाले को अगेन इस वाले को यहाँ से उठा के इस तरफ ले जाऊँ, यानी इसका डिस्टेंस मैं बदल दूँ तो इनका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. अब कितना चेंज होगा, ये कहना चाहते हैं कि डिस्टेंस जो है जितना ज़्यादा होता है, डिस्टेंस जितना लार्ज होता है, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होता है. और ये तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही लेस होता है. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा हो गया तो यानी कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया. ठीक है, तो ये सेपरेशन है ना, ये लार्ज हो जाएगा. ये दिख रहा है, ये डायग्राम देख रहे हो, ये आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम हो जाएगी. व्हेन द इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज लार्ज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इज नेगेटिव. और अगर मान लो कि आपने कुछ ज़्यादा ही लार्ज कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो जीरो से भी कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. यानी कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ, ये दिखाऊँ, इधर जीरो है, यहाँ पे इधर मैक्सिमम है और इधर मिनिमम है. ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जाता हूँ, डिस्टेंस को मैक्सिमम करता जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती चली जाएगी. ठीक है, डिस्टेंस को जितना ज़्यादा मैक्सिमम करूँगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा मिनिमम होगी, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, एंड द इंटरएटॉमिक फोर्सेज इज अट्रैक्टिव. ठीक है, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, इन दोनों को, इसको जितना ज़्यादा सेपरेट कर दोगे ना, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव नेचर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा. देखो जब दूर जाएंगे ना तब इनको प्यार नजर आएगा, तब ये सोचेंगे काश हम करीब होते हैं, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. जब करीब होते हैं तब रिपल्सिव होता है, जब दूर होते हैं तब अट्रैक्टिव होता है. तो अगर आर की वैल्यू ज़्यादा तो ये हो जाएंगे अट्रैक्टिव. ठीक है, ओके. तो अगर कभी भी आपको अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करना है कहीं पे भी, क्योंकि सॉलिड में जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा सॉलिड हमारा बढ़िया होता है. तो अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए आपको, तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो. ओके, एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन आर नोट एक ऐसा पॉइंट है, कांस्टेंट वाला पॉइंट है, जहां पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है. आर नोट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, राइट. आर नोट ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है. आर नोट एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होता है. तो एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन आर नोट पोटेंशियल एनर्जी बिकेम मिनिमम एंड इंटरएटॉमिक फोर्सेस बिकेम जीरो. तो यार पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका मिनिमम, और आपका जो इंटरएटॉमिक फोर्सेज है वो जीरो हो गया. ना ही तो अट्रैक्टिव है, ना ही फिलहाल अब वो अट्रैक्टिव है आर नोट पे, एट आर नोट पे ना ही वो अट्रैक्टिव है और ना ही वो रिपल्सिव है. ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ लो. दिस सेपरेशन आर नोट इज कॉल्ड नॉर्मल और इक्विलिब्रियम सेपरेशन. इसी को कहते हैं नॉर्मल और इक्विलिब्रियम सेपरेशन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो आपको नॉर्मल और इक्विलिब्रियम सेपरेशन समझ आ गया. कहानी को एक बार फिर से समझाता हूँ मैं आपको. हुआ यूँ कि मेरे पास ये दो एटम्स थे, ठीक है, इन एटम के बीच में लग रहा था फोर्स, ये फोर्स है अट्रैक्टिव, ठीक है,
अट्रैक्टिव फोर्स, और जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था तो मुझे इस अट्रैक्टिव फोर्स को और बढ़ाना था, तो मैंने इनके डिस्टेंसेस को और बढ़ा दिया, तो मैंने इनके डिस्टेंसेस को बढ़ा के ये कर दिया, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब मुझे इनके फोर्सेस को घटाना है, तो मैंने इनके डिस्टेंसेस, इनके जो डिस्टेंसेस हैं इनको और क्लोज कर दिया, इसको और इसको क्लोज कर दिया, राइट। तो इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो इसको मैंने इस तरीके से क्लोज कर दिया, एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, तो जितना ज़्यादा करीब आएंगे उतना ही ज़्यादा ये रिपल्सिव होते चले जाएंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया डिस्टेंस का फैक्टर। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वैरी करेगा। देखो, जितना ज़्यादा ये दूर चला जाएगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जितना ही ज़्यादा ये करीब रहेगा, मीन पोजीशन पे रहेगा, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टेबल है, ये स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी है। और जितना ज़्यादा ये करीब आ जाएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फंडा समझ में आ गया, फोर्स का भी समझ आ गया, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, और डिस्टेंस के बारे में भी समझ आ गया। मैंने आपको ये बताया था कि एक पॉइंट होता है आर नॉट, आर नॉट इधर हो गया, इधर हो गया आर, इधर हो गया आर नेगेटिव ऑफ आर। तो ये आर नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम तो नहीं होता बट जीरो ही रहता है एक तरीके से। जब आर हो जाएगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यार ये बात मैंने दोहरा के बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन सेपरेशन रिड्यूसेस टू आर नॉट द पोटेंशियल एनर्जी स्टेपली एंड इंटरएटॉमिक बिकम्स रिपल्सिव। ठीक है, तो जब पोटेंशियल जो सेपरेशन है वो आर नॉट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। यार एक बात बताऊँ मुझे, वही सेम कहानी है यहाँ पे। पहले ऑब्जेक्ट जो था, पहले ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर था, अब आप थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ले आए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज ही करेगा ना। ठीक है, आर नॉट जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू आर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आर जो है आर नॉट जो है आपका छोटा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस कम मिल रहा है तो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ करेगी, राइट। तो यही बता रखा है कि जब आर नोट जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर गई तो इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाएगी। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स कैसी हो जाएगी, रिपल्सिव। दो एटम्स क्लोज आ गए, दो एटम्स जब क्लोज आ गए ज़्यादा तो रिपल्सिव नेचर के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितना कम डिस्टेंस आर नोट उतना ही अचीव करने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, आर नोट अचीव करने का चांस बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी बढ़ गई, लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है फिर वो भी बढ़ जाता है, और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ तक समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें समझना है कि ओके, तो जनरली जो अपने एटम्स होते हैं ना वो आर नोट पे ही प्रेजेंट होते हैं। आर नोट जो होता है वो स्टेबल पॉइंट होता है, आर नोट इज स्टेबल पॉइंट। तो हमारे एटम्स जो हैं हमेशा आर नोट पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी एटम का डिस्टेंस है, मान लो कि एटम का डिस्टेंस आप मान रहे हो, एटम का जो डिस्टेंस है वो अगर आप मान रहे हो आर, तो आर इज ऑलवेज इक्वल टू आर नोट। आर नोट पे रहेगा तो सब कुछ वहाँ पे स्टेबल होता है। देखा पीछे आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, ये देखो, ये जो आर नोट होता है वो स्टेबल या नॉर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, तो आर नोट पे रहने की कोशिश करते हैं। अब समझो आगे कहानी क्या है। तो आर नोट पे सारे एटम्स है, अब आप वहाँ पे कोई टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर देते हो तो फिर से वो दूर होने की कोशिश करेंगे। एटम्स जो है ये दूर होने की कोशिश करेगा। ठीक है, एटम जैसे ही दूर होगा, ये एटम जैसे ही दूर हो जाएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। इनकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी। अब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई तो वापस अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि सॉलिड में जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो सेपरेशन बढ़ता है, सेपरेशन बढ़ता है तो अट्रैक्टिव नेचर जो है वहाँ पे वो बढ़ जाता है, वहाँ पे उनका अट्रैक्टिव नेचर बढ़ जाता है, तो वो वापस क्लोज होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सॉलिड अपने शेप को रीगेन करता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।